जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी को भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में डिस्कस करेंगे सीडीपी यानी बाल विकास जो होता है आपका सीटेट एग्जाम के लिए। सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उन सभी को हम यहाँ पर डेली डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी डेली क्लास होती है, तो आप इस क्लास को डेली लीजिएगा। आपको सीटेट एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी, आपको बहुत ही आप सहायता मिलेगी इस सीटेट एग्जाम को क्रैक करने में इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो चलिए भाई, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? नहीं, देखिए, नहीं पूछा है, जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर क्या पूछा आपसे? नहीं। ऑप्शन आपके ए, भावना शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी हुई है। बी, भावना जन्म के तुरंत बाद आ जाती है। सी, भावनाओं का तीव्र रूप बचपन में देखा जाता है। या ऑप्शन नंबर डी, भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। तो देखिए भाई, यहाँ पर क्या पूछा आपसे? जो भावनात्मक विकास होता है आपका, इमोशंस डेवलपमेंट होता है आपका, तो वो किससे जुड़ा हुआ नहीं है? तो वो जुड़ा हुआ नहीं है कि भाई जो भावना होती है वो आपके शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं होती है। जो भावना आपकी भाई शारीरिक विकास से क्या लेना है ना, भावना आपकी इमोशंस से जुड़ी होती है, संवेगों से जुड़ी हुई होती है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है? देखिए, यहाँ पर भी नहीं पूछा आपसे, तो बच्चे का जो समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, वो इनमें से किससे संबंधित नहीं है भाई? ऑप्शन आपके ए, आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से। बी, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है। सी, औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करना। या डी, आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना। अब भाई देखिए, बालक का जो सामाजिकरण है वो किससे संबंधित नहीं होता है? तो बच्चे का सामाजिकरण संबंधित नहीं होता है कि भाई वो प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है। भाई ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है एकदम से, उससे बच्चे का सामाजिकरण से कोई लेना देना नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? भाई हमारे जीन पियाजे महोदय जो हैं, उनके अनुसार जो अधिगम होती है, हमारा अधिगम होता है, लर्निंग जो होती है, उसके लिए इनमें से क्या आवश्यक होना चाहिए? ऑप्शन है ए, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। बी, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। सी, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन। या डी, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो देखिए, जीन पियाजे के अनुसार जो आवश्यक होना चाहिए इनमें से, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, भाई शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, यानी बच्चा एक्टिव रूप में काम करता है, यहाँ पर एक्टिव रूप में सीखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है भाई। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए। भाई फातिमा कोई बच्ची है, वो तर्क कर रही है कि आपको ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। कि भाई आप ईमानदार होंगे तो आपके माता पिता, आपके घर वाले आप पर गर्व करेंगे। तो कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के वो किस चरण में है? जो फातिमा है वो कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया गया है उसके किस चरण के अंतर्गत है? ऑप्शन है आपके ए, सामाजिक अनुबंध अभिनवीकरण। बी, कानून व्यवस्था अभिनवीकरण। या सी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण। या ऑप्शन नंबर डी, दंड आज्ञा पालन अभिनवीकरण। तो देखिए, अब जो फातिमा है वो है आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण के चरण में, क्योंकि भाई वो क्या कहती है, उसका सोच क्या है, उसका सोचना क्या है कि आपको ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की बताएंगे, भाई हाँ हमारी लड़की अच्छी है, ईमानदार है, तो उसका जो नैतिक चिंतन है वो आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, लेव वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया जाता है? ऑप्शन आपके ए, परीक्षा के लिए अधिगम। बी, रचनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन। सी, संकल्पनात्मक समझ। या डी, अनुभवात्मक अधिगम। तो देखिए भाई, लेव वाइगोत्स्की जो थे आपके, जिन्होंने आपका सोशल कल्चर थ्योरी दी है, आपकी सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, उनके अकॉर्डिंग, उनके विचारों पर आधारित भाई सामाजिक संरचनात्मक कक्षा जो होती है वो किसका समर्थन नहीं करती है? तो वहां पर आपका सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा के लिए अधिगम। भाई लेव वाइगोत्स्की ये नहीं कहते कि केवल परीक्षा के लिए ही पढ़ना है, आपको परीक्षा के लिए ही अधिगम करना है। ठीक है, जबकि रचनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन के लिए, संकल्पनात्मक समझ के लिए और अनुभवात्मक अधिगम के लिए आपको पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए भाई नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से
कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं? जो आपकी प्रोग्रेसिव आपकी एजुकेशन होती है, प्रगतिशील शिक्षा होती है, उसकी क्या विशेषता होती है भाई? ऑप्शन है आपके ए, निर्देश केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होते हैं। बी, उन विषयों पर नम्यता जो छात्र सीखना चाहते हैं। सी, जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना। या ऑप्शन नंबर डी, परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने पर जोर देना। तो बताइए भाई, जो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं? तो वो होती हैं भाई आपकी ऑप्शन नंबर सी, जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना। भाई जीवन पर्यंत आप अधिगम करते हैं, अधिगम होता रहे आपका अच्छे से इफेक्टिव तरीके से, और जो सामाजिक कौशल होते हैं उनको आप अच्छे तरीके से सीख पाएं ताकि आप समाज में एक अच्छा नागरिक बन सकें। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश डैश का प्रयोग डैश डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। जो आपकी एनईपी 2020 है उसके अनुसार किसका प्रयोग किसको प्रोत्साहित करने के लिए करना है भाई? ऑप्शन है आपके ए, कंठस्थीकरण या प्रत्यास्मरण। बी, कंठस्थीकरण समालोचनात्मक चिंतन। सी, अनुभव जनित अधिगम या समालोचनात्मक चिंतन। या डी, अनुभव जनित अधिगम या प्रत्यास्मरण। तो देखिए भाई एनईपी 2020 जो है उसके अनुसार आपको अनुभव जनित अधिगम को, जो अनुभव जनित अधिगम होता है उसका प्रयोग आपको क्या करना है? समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। आपकी ये कहती है एनईपी 2020। तो हमारा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर सी। पहले जगह में आएगा, खालिस्तान में आएगा आपका अनुभव जनित अधिगम और दूसरे में आएगा आपका समालोचनात्मक चिंतन, क्योंकि जो अनुभव जनित अधिगम है उसका प्रयोग समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने में करना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। भाई आप कक्षा अध्यापक हैं तो आपने क्या देखा भाई? कोई बच्चा राघव है, उसने अपनी क्या करा है? अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर तैयार किया गया एक मधुर संगीत बजाते हुए देखा आपने उसको। तो कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी, कि भाई उसमें किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय की है। अब आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके ए, शारीरिक गतिबोधक। बी, संगीतमय। सी, भाषाई। या डी, स्थानिक। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या कर रहा है, वो मधुर संगीत बजा रहा है ना, मधुर संगीत बजा रहा है तो उसकी बुद्धि कौन सी होनी चाहिए? संगीत में होनी चाहिए। तो वो संगीत में अच्छा है क्योंकि, तो उसकी जो बुद्धि है उच्च स्तरीय, संगीत में उच्च स्तरीय बुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश डैश नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। ऑप्शन ए, ध्वनि संबंधी। बी, व्याकरणिक। सी, वाक्यात्मक। या डी, विभक्ति विषयक। भाई कोई भी भाषा है उसके जो स्वीकृत ध्वनि संयोजन होते हैं उनको किसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है? वो बनाया जाता है आपका ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत। किसके फ्रेंड्स? ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत उसको बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? आपसे एक प्रश्न पूछा है कि भाई कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन जो होता है उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन आपके ए, हाँ, बच्चों को सहज ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं। बी, नहीं, सहज ज्ञान केवल कल्पना है और उसे अलग ही रखना चाहिए। सी, हाँ, परंतु शिक्षक को तुरंत ही बच्चे को उत्तर बता देना चाहिए। या डी, नहीं, सहज ज्ञान चिंतन व्यक्तिपरक और अवैज्ञानिक है। तो भाई बताइए कि कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, ये पूछा आपसे। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए में कि हाँ, किया जाना चाहिए प्रोत्साहित, क्योंकि जिससे बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है। भाई कोई एक बच्चा है, उसने क्या देखा कि खिड़की से देखा कि एक कौवा उड़ता हुआ जा रहा है, मतलब कि उसने कौवे को उड़ते हुए देखा और कहता है कि एक पक्षी, और वो बोलता है कि भाई ये एक पक्षी है। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? यानी बच्चे के विचार के बारे में आपको क्या पता चलता है कि भाई उसने खिड़की से झांक कर देखा एक कौवा उड़ता हुआ जा रहा है और उसने बोला, वो तुरंत बोला कि एक पक्षी। अब बच्चे का विचार क्या है? बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है आपको? ऑप्शन ए, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। बी, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। या सी, बच्चे से अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है।
अब बताना आपको, यहाँ पर ऑप्शन है आपके भाई ये 3 स्टेटमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग कि बच्चे का विचार के बारे में आपको क्या पता चलता है। 3 स्टेटमेंट है, अब 3 में से आपको जवाब देना है। ऑप्शन है बी और सी, बी ए बी सी, ऑप्शन सी केवल बी, या ऑप्शन डी ए और बी। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स में से बताना है कि बच्चे का विचार क्या है। तो भाई यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, केवल बी और सी आएगा कि भाई बच्चे में जो पक्षी का प्रत्यय है वो विकसित हो चुका है, कि हाँ उसको देखकर पता लगता है कि भाई ये पक्षी है, और बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। कि भाई भाषा ही तो है, उसने बोलकर बताया एक पक्षी, तो भाषा के उपकरणों का विकास हुआ। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, या क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट सी दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश डैश देखा जाना चाहिए। भाई जो भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता होती है उसको किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, बी, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में, या सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, या ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो देखिए जो बहुभाषिकता है, बहुभाषिकता की विशेषता है, उसको देखा जाना चाहिए आपका विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। जो बहुभाषिकता है भाई उसको एक एज ए रिसोर्स के रूप में यूज करना है, आपको एज ए संसाधन के रूप में यूज करना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। भाई एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष है, उसमें एक अध्यापिका सुनिश्चित क्या करेगी कि जो आकलन है उसमें क्या सम्मिलित होना चाहिए। ऑप्शन ए, अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, बी, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना, सी, आकलन उपकरण के मानकीकरण, या डी, अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो भाई एक देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बहुसांस्कृतिक कक्षा। कक्षा कैसी है भाई, बहुसांस्कृतिक कक्षा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर देना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा भाई, कि जो वो क्या करेगी शिक्षिका, अपने विद्यार्थियों की जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसको ध्यान में रख करके उसको सम्मिलित जरूर करेगी, क्योंकि कक्षा आपकी बहुसांस्कृतिक है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है आपकी उसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, ऑप्शन बी, छात्र, अध्यापक व उद्देश्य, ऑप्शन सी, छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव, या डी, छात्र, परीक्षा व परिणाम। तो जो मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स आपके उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण। भाई मूल्यांकन के उद्देश्य क्या थे, अधिगम अनुभव क्या रहे, और मूल्यांकन के उपकरण क्या थे जिससे आपने मूल्यांकन किया। तो ये मूल्यांकन प्रक्रिया जो होती है उसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, बी, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, सी, भिन्न शिक्षण विधियां, या डी, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो भाई देखिए जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे होते हैं, उनके साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होती है, ये पूछा आपसे। तो वो नहीं होती है भाई आपका ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है आपका खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्य गतिविधियों का विकास। भाई जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं अब उनको खेल कूद और इससे प्रत्यक्ष रूप से वो संबंधित नहीं होती हैं वो चीज़ें, क्योंकि वो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं। वो आपके अप्रत्यक्ष रूप से जरूर होती हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उनसे संबंधित नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक शिक्षक के रूप में समस्याग्रस्त स्थिति में छात्रों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन ए, इनाम देकर, बी, दंड देकर, सी, समाधान प्रदान करके, या डी, हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्या देकर। भाई एक शिक्षक हो आप तो आप क्या करोगे, जो समस्याग्रस्त स्थिति है उस स्थिति में छात्रों की मदद करनी है आपको, तो आप उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, तो वो होगा आपका भाई हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्या देकर के। भाई जो समस्याग्रस्त स्थिति थी हल करने के लिए आपको सेम मिलती जुलती उसी प्रकार की एक और समस्या दे दीजिए। समस्या देकर के आप उसको छात्रों की मदद कर सकते हैं समस्याग्रस्त स्थिति में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17,
गतिक दिव्यांगता वाले बच्चों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना चाहिए या किससे बचना महत्वपूर्ण है। भाई जो गतिक दिव्यांगता होती है, चलने फिरने में जिसको दिव्यांगता है या दिक्कत है, भाई दिव्यांगता वही है तो चलने फिरने में किसी को दिक्कत है, किसी बच्चे को, तो उसका सफल समावेशन सुनिश्चित करने में आपको किससे बचना होगा। ऑप्शन आपके ए, ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। बी, विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना। सी, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना। या डी, बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। तो देखिए भाई गतिक दिव्यांगता वाले बच्चे को क्या दिक्कत हो सकती है, भाई चलने फिरने में दिक्कत होगी, क्योंकि अब देखिए आप क्या करेंगे, आपने क्या करा भाई, ऊपरी मंजिल की कक्षाओं में दे दी, पुस्तकालय ऊपरी मंजिल पर दे दी, प्रयोगशाला ऊपरी मंजिल पर आवंटित कर दी। अब वही गतिक दिव्यांगता वाला बच्चा है तो उसको तो दिक्कत आएगी, तो आपको इससे बचना है। किससे बचना है भाई, कि ऊपरी मंजिल पर कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं आपको आवंटित नहीं करनी है, इसी से आपको बचना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है। ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम की समृद्धि। बी, उपचारात्मक अध्यापन। सी, श्रेणी उन्नति। या डी, विशेष कक्षाएं। तो देखिए भाई जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा के लिए कौन सा प्रासंगिक नहीं है, तो वो नहीं है आपका उपचारात्मक अध्यापन। क्या नहीं है फ्रेंड्स, उपचारात्मक अध्यापन यानी रेमेडियल टीचिंग जो बोलते हैं आप, वो नहीं है, क्योंकि भाई बच्चा पहले से प्रतिभाशाली है। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता किसको पड़ती है भाई, जो गैप जो मतलब पिछड़ जाते हैं बच्चे, जो ढंग से अच्छे से नहीं सीख पाते, मंद बच्चे होते हैं, तो उनके लिए डायग्नोस करके आपका निदानात्मक कक्षाएं चलती हैं और फिर उपचारात्मक कक्षाएं चलती हैं। लेकिन प्रतिभाशाली बच्चे तो खुद से प्रतिभाशाली हैं, अच्छे होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, तो उनको उपचारात्मक अध्यापन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। भाई एक कोई विषय है, विशेष विषय है, उसमें ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित और निरूपित करने के लिए जो आलेखीय साधन होते हैं उनका प्रयोग करना क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए, खंड। बी, अग्रवर्ती आयोजक। सी, स्मृति सहायक। या डी, संकल्पना मानचित्र। देखिए भाई वो कहलाता है आपका संकल्पना मानचित्र। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, संकल्पना मानचित्र, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं भाई, सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो आपका संकल्पना मानचित्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश डैश होना चाहिए। भाई जो विद्यार्थी के सीखने में कुछ रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या करना है, क्या होना चाहिए। ऑप्शन है आपके ए, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। बी, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। सी, समुचित उपचारात्मक कार्य। या डी, सघन अभ्यास कार्य। तो देखिए निदान के बाद यहाँ पर आ रहा है निदान, डायग्नोस किया आपने, निदान के बाद क्या करना है, निदान के बाद आपको समुचित उपचारात्मक कार्य करना है, यानी रेमेडियल टीचिंग देना है। रेमेडियल टीचिंग यानी आपका उपचारात्मक शिक्षण देना है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।